स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। हम पुनः प्रस्तुत हैं एक नया टॉपिक लेके। अपना जो टॉपिक पुराना चल रहा था, पिछली कक्षा में हमने देखा कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर अपना चल रहा था, जिसमें हमने कार्य और ऊर्जा के बारे में कुछ जाना था, पढ़ा था। उसके स्वरूपों के बारे में आपको बताया था पिछली कक्षा में। आज हम उसके आगे आपको बताएंगे। एक अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो रह गया था, तो उसको पहले यहाँ पे बता देते हैं आपको। ये गुरुत्वीय जो ऊर्जा होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। W=mgh टाइप का जो क्वेश्चन है, उससे संबंधित ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाते हैं तो इसमें कार्य की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और किसी ऊंचाई तक किसी वस्तु को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न है, देख लीजिए। एक 6 kg की वस्तु, एक 6 kg की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यह इसमें क्वेश्चन है। तो देखिए, m का मान इसमें दे रखा है। m का मान कितना है? 6 kg और 5 मीटर ऊंचाई, तो h का मान कितना है? 5 मीटर। और वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है हमें, यानी हमें ज्ञात करना इसमें W, या फिर इसको हम EP भी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। कार्य कह लीजिए, भले EP कह लीजिए, क्योंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये हमें याद करना है। और G का मान जो है वो 10 ms⁻² होता है। मान रख लेते हैं। इसमें सूत्र होता है EP = mgh, तो 6 रख लेंगे, G की जगह 10 रख लेंगे, और H की जगह पे कितना दे रखा है इसमें? 5 रख लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 300 जूल। स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा? 300 जूल आ जाएगा। फिर देखिए यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। पहले केवल आपको शॉर्टली परिभाषा बताई थी, अब थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा आपको पता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति या स्थिति अथवा दोनों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है। और एक उदाहरण से आपको बताएंगे कि किस तरह से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में आपस में रूपांतरण होता रहता है। तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर यांत्रिक ऊर्जा होती है। इसके लिए एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। एक हथौड़े को उदाहरण क्या है? एक हथौड़े को क्या करते हैं? एक हथौड़े को लकड़ी के गुटके पर खड़ी कील पर, लकड़ी के गुटके पर खड़ी कील पर प्रहार करते हैं हथौड़े से, तो निम्न प्रक्रिया होती है। अगर ऐसा करेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलेगा?
वो यहाँ पे है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हथौड़े में भार के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। हथौड़े में भार के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है, समझ गए। और दूसरा है, जब हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं, जब हम हथौड़े को ऊपर उठाते हैं या कार्य करते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। कील पर प्रहार करने के लिए जब हथौड़े को ऊपर उठाएंगे तो पहले से उसमें संचित थी स्थितिज ऊर्जा, लेकिन जब उसको और ऊपर उठाया हमने तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान जो है और बढ़ जाता है। अब हम बलपूर्वक हथौड़े से, तीसरा पॉइंट है, अब हम बलपूर्वक हथौड़े से कील पर प्रहार करते हैं तो बलपूर्वक कील पर क्या करेंगे, प्रहार करते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होगी उसमें, गतिज ऊर्जा। हथौड़े को ऐसे उठाया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, और जब हमने उसको वापस कील की तरफ ले जाना शुरू किया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो गतिज ऊर्जा होती है जो कील को घुटके में, जो कील को घुटके में अंदर भेज देती है। तो इसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाओं को एक साथ हम देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों जो है वो संयुक्त रूप से क्या कहलाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को समझने के लिए ये जो है वो एक उदाहरण था। इसके बाद में विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हमने लिख रखी थी, परिभाषाएं जो इसकी देखी थी, उन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा में भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए हम सूत्र व्युत्पत्ति करेंगे। आपको पता है स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र EP बराबर mgh होता है, और गतिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है वो 1/2 mv² होता है। तो ये सूत्र किस तरह से व्युत्पत्ति हुए इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले इसके लिए हम देखते हैं गतिज ऊर्जा वाला टॉपिक। गतिज और स्थितिज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले गतिज ऊर्जा को देखिए। आपको इसकी परिभाषा पता है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में
उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। और जैसे पेड़ से गिरता हुआ फल, इसका उदाहरण बता सकते हैं हम। और इसके अतिरिक्त नदी में बहता हुआ पानी जो है वो इसका उदाहरण हम बता सकते हैं। अब देखिए जो सूत्र व्युत्पत्ति करते हैं हम, वो किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए ये देखिए डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं आप? ए एक वस्तु है जो पहले इस पॉइंट पे थी और फिर ये वस्तु इस पोजीशन पे पहुंच जाती है। तो प्रारंभिक स्थिति में इसका जो वेग है वो था u, और फिर अंतिम स्थिति में इसका वेग जो है वो बढ़ के क्या हो गया? v हो गया। पहले वस्तु किस अवस्था में थी? विराम अवस्था में, तो u बराबर 0, और उसके बाद में उसका वेग जो है वो v हो गया। और इतना इसने विस्थापन तय किया है, इतनी इसने जो है वो निश्चित दिशा में दूरी तय की है। तो वो निश्चित दिशा में जो दूरी होती है वो विस्थापन कहलाता है। अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे? यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु, यदि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, एक समान वेग स्मॉल u से गतिशील है, ये इसका प्रारंभिक वेग है u, एवं इस पर एक बल F इस पर एक बल F लगाया जाता है, जिससे वस्तु S दूरी तक S दूरी तक विस्थापित होती है, जहाँ पर इसका वेग बढ़कर v हो जाता है। यहाँ पे इसका वेग कितना हो गया? v हो गया। और इस कारण उसमें त्वरण a, इस कारण उसमें त्वरण स्मॉल a उत्पन्न हो जाता है। ये इसका वेग v और ये u, तो इसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब एक नया शब्द आया त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पहले वेग कितना था? u, अब बदल के कितना हो गया है? v। तो निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु का वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो त्वरण कहलाती है। इसको a से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a = v - u / t। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। और वेग में परिवर्तन की वजह से उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण a उत्पन्न हो जाता है। तो गति के तीसरे समीकरण से लिखेंगे, अतः गति के तीसरे समीकरण से लिखेंगे। तीन जो गति के समीकरण होते हैं उसमें जो तीसरा समीकरण है उससे हम इसका सूत्र जो है वो व्युत्पत्ति करेंगे। v² = u²।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण होता है। और इसमें हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए का। तो इसी सूत्र से, इसी समीकरण से हम ए का फॉर्मूला बनाएंगे। ए को यही रखना है, बाकी आपको इधर लेके आना है। वी स्क्वायर अपनी जगह पे है, इधर यू स्क्वायर को आप इस तरफ लेके आए हो तो फिर वो माइनस में हो जाएगा, और ऑब्लिक यहाँ पे ये गुणा में थे दोनों s और 2, ए को छोड़ना है, बाकी ये दोनों गुणा में थे तो इधर चले जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, वो हो जाएंगे भाग में। समझ गए, ये बन गया ए का फॉर्मूला। और फिर हम लिखेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन ने गति के जो नियम दिए थे उसमें दूसरा नियम, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। दूसरा नियम क्या था, F इजिकल टू ma, ये गति का न्यूटन के द्वारा दिया गया दूसरा नियम था, F इजिकल टू ma। और आपके पास में a का मान है, यदि हम इसमें सूत्र में ये रख ले a का मान, तो फिर ये जो समीकरण है वो किस तरह से लिखा जाएगा। F इजिकल टू ma जो है उसमें मान रखेंगे तो F अपनी जगह पे आएगा, इजिकल टू m की जगह पे m आएगा, और a की जगह ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऑब्लिक 2s, ये आ गया। और अब इसमें इससे क्या करते हैं, आपको पता है कार्य की परिभाषा से, कार्य की परिभाषा से W इजिकल टू क्या होता है, Fs होता है, W इजिकल टू Fs। और ये जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो F, यहाँ पे S है वो इस तरफ चला जाएगा तो S हो गया, और बराबर हम क्या लिख लेंगे, 1/2, क्योंकि ये 2 जो आया हुआ है ना यहाँ पे, इसीलिए 1/2 लिख लेंगे, 1/2, और फिर ये m सूत्र का हो गया, और यहाँ पे हम लिख लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे Fs है, कार्य की परिभाषा से Fs किसके इक्वल होता है, W के इक्वल। तो हम लिख लेंगे W इक्वल 1/2m, और फिर यहाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस तरह से लिख लिया जाएगा। और जब इसको पूरा लिखते हैं खोल के तो W इजिकल टू 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर, ये आ गया, इस तरह का आ गया। तो इसके लिए हम जो लाइन लिखेंगे वो क्या होगी, वस्तु द्वारा किया गया कार्य है ये क्या है, वस्तु द्वारा किया गया कार्य, ये वस्तु द्वारा किया गया कार्य है W, जो किसके बराबर होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। जो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसमें क्या करते हैं, यदि u बराबर 0, क्योंकि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में विराम अवस्था में थी, तो u का मान क्या होता है 0, और जब u का मान 0 होता है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर w का जो मान आएगा वो आएगा 1/2m v स्क्वायर, और किया गया कार्य ऊर्जा के इक्वल होता है, इसीलिए हम इसको लिख देंगे ई के काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2m v स्क्वायर, और यही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है,
धनात्मक होती है और गतिज ऊर्जा वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती। स्थितिज ऊर्जा जो है उसके बारे में आपको बताएंगे अगली क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।